नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित एक चर्चा की थी। आज उसी की निरंतरता में व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर विचार करते हैं और यदि संभव हुआ तो कुछ अन्य उपयोगी अवान्तर प्रसंगों को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। जिनका उच्चारण स्थान कंठ हो वे कंठ्य, और जैसा कि हम जानते हैं कंठ कोमल तालु का नाम है और कठोर तालु का नाम तालु है उच्चारण स्थान के संदर्भ में, और उससे आगे का हिस्सा मुख की जो छत है उसका आगे का हिस्सा मूर्धा है। तो कंठ वर्णों में क, ख, ग, घ, ङ यानी कवर्ग और ह। तालव्य वर्ण च, छ, ज, झ, य और श, जिसे तालव्य श कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजनों में ट, ठ, ड, ड़, ढ, ढ़, ण, र और श यानी मूर्धन्य श। दंत व्यंजनों में त, थ, द, ध, न, ल और स, जिसे दंत स कहते हैं। ओष्ठ्य व्यंजनों में पवर्ग प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण। ध्यान देने की बात यह है कि आज से 100 साल पहले लिखे अपने हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ में युग प्रवर्तक वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु ने ड़ और ढ़ को अलग वर्ण नहीं माना था। वे इन्हें क्रमशः ड और ढ के स्थानीय उच्चारण के रूप में ही मानकर चलते हैं, जबकि लगभग उन्हीं के समय में उनसे 2 साल पहले लिखे अपने व्याकरण ग्रंथ हिंदी कौमुदी में अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने ड़ और ढ़ को अलग दर्जा दिया था। व्यंजनों में जो हमने अभी उच्चारण स्थान के आधार पर एक विचार आपके सामने रखा, उसी में आप थोड़ा इस विषय पर सोचें कि अंतस्थ श्रेणी में आने वाला व, उसके लिए अलग से उच्चारण स्थान की चर्चा है। व को दंत ओष्ठ्य प्राचीन परंपरा से ही ठहराया जाता रहा है। दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित वर्णोच्चारण शिक्षा, जो वस्तुतः उनके मत से पाणिनीय शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा के 2 संस्करण अलग अलग मिलते हैं, एक श्लोकात्मक, एक सूत्रात्मक। तो दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा यानी वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रथम प्रकरण में उच्चारण स्थानों की चर्चा है, जैसे अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, इचु यशास तालव्याः, ऋटुरसा मूर्धन्याः, ऋतुलसा दंत्याः, वकारो दंत्योष्ठ्यः। इस तरह से आगे भी कुछ कुछ और उल्लेख है। तो यहाँ जो हमारा प्रसंग है व का, व के 2 उच्चारण स्थान बताए जा रहे हैं, दंत और ओष्ठ। द्विस्थानीय व्यंजन के रूप में इसकी चर्चा बहुत
प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है। इसकी आखिर क्या व्याख्या होगी? भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि निचले होंठ और ऊपरी दंत के मेल से उच्चरित होता है, इसीलिए दंतौष्ठ्य है। होना तो चाहिए शब्द दंतौष्ठ्य या दंत्योष्ठ्य। दंत और ओष्ठ्य का जब संयोग होगा तो वृद्धि होगी, तो दंतौष्ठ्य या दंत्य और ओष्ठ्य, तो दंतौष्ठ्य या दंत्योष्ठ्य इस तरह से होगा, लेकिन लोग दंतोष्ठ इस तरह से लिखते हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने इस तरह से व्याख्या की है, लेकिन यह व्याख्या संगत प्रतीत नहीं होती। दंत और निचले होंठ की मिलित भूमिका से उच्चारित होने के चलते दंतौष्ठ्य कैसे कहा जाएगा? अगर दंत को स्थान यहां मान लिया जाए और निचले होंठ को, जिसे अधर कहते हैं, कर्ण, तो इस तरह की व्याख्या चल सकती थी। लेकिन आखिर हर व्यंजन के उच्चारण में स्थान और कर्ण की भूमिका तो होती है, तो एक अकेले व के लिए स्थान कर्ण की एकत्रित चर्चा क्यों हुई कि दंत्योष्ठ्य इसे कहा जा रहा है? लगता है कुछ गहरी बात है। यह प्रश्न विचारणीय है। दंतौष्ठ्य में आया ओष्ठ शब्द कर्ण का वाचक है, तो फिर स्थान कैसे हुआ? और वह द्विस्थानीय है। एक विचार यह बनता है कि प्राचीन काल से ही ओष्ठ ऊपरी होंठ का वाचक रहा है, जो स्थान है। निचले होंठ का नाम तो अधर है या अधरोष्ठ है। तब बाकी किसी वर्ण के उच्चारण विवेचक सूत्र में कर्ण की चर्चा जब नहीं है, तो सिर्फ वह के लिए वैसी चर्चा हो नहीं सकती। स्पष्ट रूप से दंतौष्ठ्य का ओष्ठ स्थान है, यानी वह के दोनों स्थान ऊपरी ओष्ठ और ऊपरी दंत हैं। कर्ण अधरोष्ठ है, जिसकी चर्चा वकारो दंत्योष्ठ्यः इस पाणिनीय शिक्षा के सूत्र में है। यह समाधान मानने पर ही इस सूत्र को समझना संभव होगा, नहीं तो उलझन बनी रहेगी। रामदेव त्रिपाठी ने ओष्ठद्वय को पास पास लाकर दंत की सहायता लेकर व का उच्चारण करने की बात कही है। लेकिन इसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक इससे मिलता जुलता या एक संगत विचार इस तरह से हो सकता है कि ऊपरी होंठ और ऊपरी दंत दोनों सम्मिलित रूप से स्थान है वह के, और कर्ण है निचला होंठ या अधर। वैसे हिंदी में एक द्विओष्ठ्य वर्ण भी है, वह दो हैं, एक दंत्योष्ठ्य और एक द्विओष्ठ्य। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे वीर आदि शब्द में द्विओष्ठ्य है, संस्कृत से परंपरागत रूप से प्राप्त वह द्विस्थानीय दंत्योष्ठ्य है। इसकी एक व्याख्या की हमने कोशिश की। व्यंजन के वर्गीकरण में हम यदि आगे बढ़ते हैं, तो जो दो प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं, एक फेफड़े का और एक स्वरतंत्री का, उसके अनुसार इस प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण हो सकता है। फेफड़े का प्रयत्न यानी प्राणत्व के अनुसार अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में य, र, ल, व
तथा स्पर्श वर्ग के हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और साथ में ड़ को भी हम रख सकते हैं। महाप्राण में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह तथा हर स्पर्श वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को और साथ में ढ़, पढ़ाई वाला ढ़। घोषत्व के अनुसार यानी स्वर तंत्री का जो प्रयत्न होता है उसके अनुसार हम अघोष तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत तथा प्रत्येक स्पर्श वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को रख सकते हैं। और सघोष में अंतस्थ य, र, ल, व, ह और हरेक स्पर्श वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को रख सकते हैं और साथ में ड़ और ढ को भी। आंतरिक प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के 3 वर्ग हैं, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्पर्श जो स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित है, ये 27 वर्ण हिंदी में 27 हो गए हैं क्योंकि ड़ और ह 2 बढ़ गए हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये 25 हुए और टवर्ग में ड़ और ढ़ 2 बढ़ गए हैं तो 27। ये 27 वर्ण उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विन्यस्त हैं। इनमें से आजकल च, छ, ज, झ को कदाचित विदेशी भाषा विज्ञान या आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रभाववश स्पर्श संघर्षी कह के अलग कर दिया जाता है, पर देवेंद्रनाथ शर्मा के मत से यह ठीक नहीं है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये स्पर्श ही हैं। भाषा विज्ञान की भूमिका नामक किताब में वे कहते हैं कि स्पर्श संघर्षी के उदाहरण तो याच्या और ज्येष्ठ में च्या और जे हैं, जिनके उच्चारण में स्पर्श के साथ घर्षण भी होता है। ड़ और ढ़ को पश्चिमी मत से उत्क्षिप्त कहा गया है क्योंकि उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से मार के हट जाती है। स्पष्ट रूप से ड़ और ढ़ ड और ढ से अलग हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इनके उच्चारण को द्विस्पृष्ट कहा था। जिह्वा के अग्रभाग को उल्टा कर मूर्धा में लगाने से होता है उनके अनुसार। लेकिन गुरुजी इन दोनों को अलग वर्ण के रूप में नहीं मानते, ड और ढ के स्थानीय उच्चारण के रूप में ही मानते हैं। ऊष्म वर्ण ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। ईषद विवृत प्रयत्न का मतलब है कि स्थान की ओर कर्ण उठकर मार्ग को संकरा बनाता है, स्पर्श नहीं करता और यह विवृत ही रह जाता है वायु मार्ग। हिंदी में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में निश्वास का जो घर्षण होता है उससे वह ऊष्म हो जाता है। इसी से इन वर्णों का यह नाम है ऊष्म। ऊष्म मतलब गर्म। इन्हें भी स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती के रूप में व्याख्यायित किया गया है या व्याख्यायित किया जा सकता है। आंतरिक प्रयत्न की दृष्टि से तो ये अंतस्थों की अपेक्षा स्वरों के अधिक निकट हैं, परंतु बाह्य प्रयत्न अघोष है जो इन्हें स्वरों से दूर कर देता है क्योंकि स्वर सघोष होते हैं। तीसरा वर्ग है अंतस्थ का। अंतस्थ का दूसरा नाम अर्धस्वर भी है। ईषत स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित व्यंजन। ईषत स्पृष्ट का मतलब होता है कि उच्चारण स्थान की ओर कर्ण ऊपर उठता है, उसे इस प्रकार से छूता है कि न छूने में उसकी गिनती कर सकते हैं न अलग रहने में, यानी कई बार हल्का हल्का छूता प्रतीत होता है। हिंदी में य, र, ल, व अंतस्थ हैं, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित। इनकी जो अर्ध स्वरता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि संधि प्रक्रिया में इन्हें क्रमशः हम ई, री, लृ और उ जैसे स्वरों में परिणत होते देखते हैं।
अंतस्थ नाम का एक कारण यह भी समझा जा सकता है कि ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में पड़ते हैं। सामान्य प्रयोग में भी इनका ई, री, लृ, उ में संप्रसारण यानी फैलाव होते देखा गया है। ये फैल जाते हैं तो स्वर बन जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं तो व्यंजन। जैसे सोसाइटी, तो अगर इसको हम यह जो इसका जो तीसरा वर्ण है सोसाइटी, तो फैला देते हैं तो सोसाइटी बन जाता है। इसी तरह से स्वर, सुर व उ में बदल जाता है तो व्यंजन स्वर में, और फिर सिकुड़ जाता है तो फिर व्यंजन। अर्ध स्वर मतलब स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति इनकी है। यहाँ में बदल सकता है, त्वम तू में बदल सकता है। रामदेव त्रिपाठी ने भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि में स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यंजनों में अंतस्थों का महत्व सर्वाधिक है। ये हैं ही अंतस्थ, स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती। यह पूर्ण व्यंजन नहीं है, अर्ध स्वर सेमी वावेल हैं। धन बढ़ने पर ये शासक बन जाते हैं, घटने पर शासित। कभी ई, उ, री, लृ संकुचित अर्थात एक मात्रिक से अर्धमात्रिक होकर य व र ल बन जाते हैं। कभी य व र ल संप्रसृत या समृद्ध अर्थात अर्धमात्रिक से एक मात्रिक होकर ई, उ, री, लृ हो जाते हैं। पाणिनि ने इको यणचि तथा इज्ञण संप्रसारणम से ही स्थिति स्पष्ट की है। तो ये रामदेव त्रिपाठी का कथन है। रामदेव जी यह भी कहते हैं कि साधारणतः इनका क्रम य, र, ल, व ही होता है, जो उच्चारण स्थान के अनुसार ठीक है। लेकिन पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्र में ई, उ, री, लृ यह क्रम रखा है। इस क्रम को रखने का कारण यह है कि य, व, र, ल का क्रम उन्हें रखना पड़ा, क्योंकि संप्रसारण इसी क्रम में होता है। ई का य, उ का व, री का र, लृ का ल। जबकि हिंदी वर्णमाला में हम जानते हैं कि य, र, ल, व यह क्रम है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि कामता प्रसाद गुरु ने आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद जो किए थे, विवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत और ईषद स्पृष्ट, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में इन 4 परंपरागत भारतीय विवेचन से 4 प्रयत्नों को जो दर्ज किया था, उनकी व्याख्या में वे थोड़ी गड़बड़ी रखते हैं। वह गड़बड़ी यह है कि अंतस्थों को ईषद स्पृष्ट की जगह ईषद विवृत और ऊष्मों को ईषद विवृत की जगह ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वे बतलाते हैं। हम उसे सुधार के पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही इसकी अगली कड़ी को लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।